आज की कहानी है दिव्या माथुर की बचाव। सुनिए वैदेही के स्वर में। हाँ, यह इंग्लैंड है। निंदिया यहीं बसने के लिए 2 सालों से हाथ पांव मार रही है। उसके पासपोर्ट पर होम ऑफिस वालों ने ठप्पा लगा दिया है कि वह केवल अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों अथवा दूतावासों में ही काम कर सकती है। इस प्रतिबंध के रहते उसे कोई अच्छी नौकरी तो नहीं मिल पाई, किंतु पिछले 2 वर्षों के भीतर ही इन कार्यालयों के सारे रहस्य अवश्य जान गई। अल्प वेतन के एवज में निंदिया जैसे लोगों को ये कार्यालय नौकरी तो अवश्य दे देते हैं, किंतु अपेक्षित सुविधाएं नहीं देते और न ही समय पर उनका वेतन बढ़ाते हैं। अरे पेंशन की तो बात ही छोड़िए, ब्रिटिश सरकार के अधीन न होने के कारण इन पर मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। जहां एक तरफ नौकरी से निकाल दिए जाने के भय से कर्मचारी चुप रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ अधिकारीगण उनकी इस मजबूरी का नाजायज फायदा उठाते हैं। निंदिया जैसे कई हताश प्रत्याशी कीड़ों की तरह नाली में रोज बहा दिए जाते हैं और अपने बचाव के लिए वे आवाज नहीं उठा सकते। ढेरों पैसा बनाकर लौटने का सपना तो निंदिया को भी सच होता नजर नहीं आ रहा। और लौटी तो वहां कौन सी नौकरी मिल जाएगी। रिश्तेदारों के कटाक्ष अलग सुनने को मिलेंगे। कम से कम यहाँ की आबो हवा अच्छी है और घूमने फिरने की आज़ादी है। उसे कोई जबरदस्ती शादी के लिए दिक तो नहीं कर रहा। निंदिया की सहेली मीनका एक दूतावास में काम करती है, जहां कार्यरत कई कर्मचारी 20-30 साल से उसी दूतावास में टिके हैं। 10-15 पाउंड सालाना वृद्धि के अतिरिक्त उन्हें कोई अन्य सुविधा नहीं मिलती। वेतन टैक्स फ्री होने की वजह से महीने का खर्चा बस पूरा हो जाता है। सरकार को तो कानूनी तौर पर उन्हें अच्छे खासे पढ़े लिखे योग्य लोग एक बार यदि इस जाल में फंस गए तो समझिए कि 12 वर्ष के लिए तो गए काम से। हाँ, इतने ही बरस लगते हैं पासपोर्ट से ठप्पा हटवाने में। ठप्पा हट जाने के बाद वे किसी योग्य नहीं रह जाते। परिस्थितियों से लड़ते लड़ते उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है, आत्मविश्वास कम हो जाता है और एक ही ढर्रे पर चलने की उन्हें आदत हो जाती है। नहीं नहीं, निंदिया अपने साथ ऐसा कदापि नहीं होने देगी। उसे जल्दी ही अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। बात बात में जो माँ कहती रहती थी, बेटा होता तो और बात थी, उसे उन्हें गलत सिद्ध करना होगा। एक ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में लिपिक की एक स्थायी नौकरी के लिए निंदिया ने आवेदन पत्र दिया था। सबसे अच्छा टेस्ट करने के बावजूद एक राजदूत की बेटी सुकृति सुब्रमण्यम का चयन कर लिया गया। दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए प्रशासनिक अधिकारी कमल कोडनानी ने कंधे उचकाकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी थी। निंदिया ने सोचा कि चलो कुछ और न सही तो इस दौरान हुई कोडनानी से उसकी मित्रता काम आएगी। इन दफ्तरों में बिना जान पहचान के कुछ भी नहीं होता और हुआ भी वही। चाहे 3 महीनों के लिए ही सही, निंदिया को जल्दी ही उसने अस्थायी लिपिक के तौर पर भर्ती करवा लिया। फिलोमिना डिसूजा की जगह, जो मैटरनिटी लीव पर जा रही थी। जब फिलोमिना की छुट्टी समाप्त होने को आई तो कोडनानी ने उसे छुट्टी बढ़ाने की सलाह दी, जिसे वह झट मान गई। ओपेयर्स यहाँ इतनी महंगी हैं कि बच्चे को किसी के पास छोड़ने की तो वह सोच भी नहीं सकती थी। और इस तरह निंदिया को 3 महीनों की मोहलत और मिल गई। इसी बीच आपूर्ति विभाग से कोई लंबी छुट्टी पर गया तो निंदिया का स्थानांतरण वहां कर दिया गया। 1 साल पूरा होते होते वह दफ्तर के सभी विभागों में घूम चुकी थी। हर महीने उसे 300 पाउंड मिलते थे, जिनमें से 100 पाउंड किराए के दे देती थी। 100 पाउंड खाने पीने और रेल बस के भाड़े आदि पर खर्च हो जाते थे। सप्ताह में 3 दिन वह आशुलिपि की कक्षा में जाती थी, जिसके लिए उसे 25 पाउंड अलग से देने पड़ते थे। यदि उसे लिपिक की स्थायी नौकरी मिल जाए तो उसका 50 पाउंड बढ़ सकता था। 1 साल में वह 600 पाउंड जमा करके
माँ बाबा को भेजकर चकित कर देना चाहती थी। एक साल में 35,000 रुपए तो बाबा ने कभी कमाए भी नहीं होंगे। शाम को जब वह घर लौटी तो मेज पर निंदिया को अपने अंतरंग और धनी सहेली रूपा शाह का पत्र रखा मिला। रूपा से जुड़ा हुआ था निंदिया का अतीत। शायद इस बार माँ ने कुछ लिखवाया हो। लाड़ प्यार से पाली बेटी एकाएक उनकी जान पर बनाई थी। रुई के फाहे में रखकर पाला था माँ ने उसे। सड़ी गर्मी में भी वह उसे गुनगुने पानी से नहलाती थी कि उनकी निन्नू को कहीं ठंड न लग जाए। पति से अनुनय विनय कर उन्होंने उसका दाखिला लेडी इरविन स्कूल में करवाया था। बाबा कितना भुनभुनाए थे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर क्या बेटी से नौकरी करवानी है, पर माँ ने जब उनसे कहा कि आजकल अच्छे स्कूलों में पढ़ी लिखी लड़कियों को ही अच्छे वर मिलते हैं तो वह मान गए थे। निंदिया ने बाबा को कभी मुस्कुराते नहीं देखा था। उनका एक ढर्रा बंधा था जिससे वह 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होते थे। माँ स्वयं पूजा पाठ नहीं करती थी, किंतु दौड़ दौड़ कर बाबा के लिए पूजा की तैयारी बड़ी मुस्तैदी से करती थी। सुबह 8 बजे खाना खाकर घर से निकले बाबा रात के 9 बजते लौटते थे, थके और क्लांत। नियमित ओवरटाइम करके बेटी के दहेज के लिए धन इकट्ठा करना उनके जीवन का उद्देश्य था, किंतु निंदिया की ख्वाहिशों का तो कोई ठिकाना ही न था। जिनसे उसका परिचय करवाया था, रूपा ने उसे कारों में घुमाकर, फिल्में दिखाकर और पौश होटलों में भोजन खिलाकर घर वापस लौटती तो उसे लगता कि वह वापस एक झोपड़ी में लौट आई हो, जहां वह केवल सपने भर देख सकती है। हैरानी तो उसे इस बात की थी कि रूपा भी सपने देखती थी। भला उसे क्या कमी थी? कमी भी एक अजीब सी चीज है। बड़े रईसों की कमियां भी बड़ी होती हैं। माँ बाबा दोनों की आशाओं पर पानी फिर गया था। उनकी सुंदर और पढ़ी लिखी कन्या के लिए भी कोई 4-5 लाख से कम पर राजी नहीं हो रहा था। जो पैसा तुमने इसके प्राइवेट स्कूल पर खर्च किया वह दहेज के काम आ सकता था। बाबा शिकायत करते रहते, मेरे गहने कब काम आएंगे, इन्हें बस साफ करवाना पड़ेगा। गहनों और दहेज के अलावा लड़के वाले शादी भी अच्छी चाहते हैं। माँ बाबा दिन रात यही हिसाब लगाते रहते। राम राम करते मथुरा के एक अग्रवाल परिवार से रिश्ता आया था। हर सप्ताहांत पर भैंस किसी श्रीमती अग्रवाल अपने केंचुए से गिलगिले लड़के पल्लव को लेकर उनके यहाँ आ टिकती। लिसली से प्रश्न पूछ पूछ कर निधिया को हैरान और परेशान करती। माहवारी कब हुई थी, समय पर होती है कि नहीं, कॉलेज में कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बना रखा, इत्यादि। अगली बार जब निंदिया को माहवारी हुई तो श्रीमती अग्रवाल घर में मौजूद थी, यह देखने के लिए कि कहीं वह झूठ तो नहीं कह रही थी। उनका बस चलता तो वह पखाने में घुसकर निंदिया का निरीक्षण भी कर लेती। इस सब के बावजूद निंदिया का विवाह पल्लव अग्रवाल से तय कर दिया गया, जिसे माता जी स्नेह से लल्लन कहकर पुकारती थी। लोलुप लल्लन के लार लिपे होठ देखकर निंदिया को उल्टी आने लगती। श्रीमती अग्रवाल को बहू के रूप में निंदिया इतनी पसंद आई कि अपने 5 लाख के लल्लन को वह सिर्फ 2 लाख में बेचने को मान गई। माँ और बाबा उनकी इस मेहरबानी पर कुर्बान हो गए। पौने दामों में उन्हें यह सौदा बुरा नहीं लगा। बेटी से पूछने की भला उन्हें क्या आवश्यकता थी। बाबा ने झट से 101 रुपए थमा कर पल्लव को रोक लिया। बाबा की बीमारी और लाचारी की दुहाई देते हुए माँ ने निंदिया को कमरे में धकेल दिया। नायलॉन की एक साड़ी और कुछ मुसे हुए रुपए गोद में डालते हुए श्रीमती अग्रवाल ने लल्लन को निंदिया के साथ बिठा दिया कि अब वे चाहें तो अकेले में बात कर सकते हैं। जैसे ही सब लोग बाहर निकले, पसीने से लथपथ लल्लन का हाथ निंदिया के हाथ पर आ टिका, मानो उसे किसी बिच्छू ने डस लिया हो। अपना हाथ पोंछती हुई वह भागी अपने कमरे की ओर। श्रीमती अग्रवाल हो कर हंसने लगी। उन्हें और लल्लन को निंदिया की यह अदा बहुत भाई।
अगले ही दिन निंदिया कॉलेज से लौटी तो देखा बड़ी बुआ माँ के पास बैठी थी। निन्नू, देख तो सही, बीजी ने तेरे लिए कितनी सुंदर साड़ियाँ लेकर आई हैं। एक नज़र में निंदिया ताड़ गई कि ये साड़ियाँ बुआ ने अपने विवाह के समय खरीदी होंगी। बाबा से पैसे लेकर वह उन्हें अपनी कुछ पुरानी साड़ियाँ भेड़ रही थी। बुआ के जाते ही निंदिया खूब बरसी, पर इस बरसात में माँ जरा न भीगी। साड़ियाँ सहेज कर उन्होंने बड़े ट्रंक में रख दी, जिसमें उन्होंने पहले से ही कुछ नए पुराने कपड़े जमा कर रखे थे, जिनमें से सीलन के भपके उठते थे। स्कूल में निंदिया अपनी कक्षा में सदा प्रथम आती थी। उसने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों एकाएक वह माँ बाबा पर भारी पड़ने लगी। रूपा के मम्मी पापा तो कभी उसके विवाह की बात तक नहीं करते। कम से कम उसे कॉलेज तो खत्म कर लेने दें। निंदिया के विद्रोह को माँ ने बाबा तक पहुँचने ही नहीं दिया। उन्हें तो लग रहा था कि नन्नू के विवाह की उम्र निकली जा रही थी। यदि इस बरस उसका लगन न हुआ तो बिरादरी के लोग बातें बनाने लगेंगे कि बेटी में कोई खोट होगा, तभी तो अब तक घर में बैठी है। पिंजरा खुला था, किंतु पंख फड़फड़ाने के सिवा निंदिया कुछ नहीं कर पा रही थी। बिंदास रूपा ने निंदिया को न केवल घर से भाग जाने की सलाह दी, उसकी खटाखट तैयारी भी शुरू कर दी। चचेरे और ममेरे भाइयों की लाडली रूपा को धन की कोई कमी न थी। कार और ड्राइवर सदा उसके साथ रहते थे। उसे यदि कोई कमी थी तो वह थी माँ पिता के लाड़ प्यार की, जिनके पास बेटी को देने के लिए सब कुछ था सिवा समय के। निंदिया को लगता कि भला रूपा को क्या कमी हो सकती है, और रूपा को लगता कि वह अपना सब कुछ न्योछावर कर सकती थी निंदिया के माँ बाबा के सहज वात्सल्य के लिए। माँ को निंदिया का रूपा से अधिक मेलजोल पसंद न था। उनकी नज़रों में रूपा एक अच्छी लड़की नहीं थी। निंदिया स्वयं भी यही सोचती थी कि रूपा कुछ अधिक ही धृष्ट थी, किंतु उचित और अनुचित का अनुपात शायद व्यक्तिगत होता है। जो माँ को अनुचित लगता है, निंदिया को उचित लगता है, और जो इन दोनों की नज़र में अनुचित है, रूपा के लिए प्राकृतिक। रूपा का बात बात में गाली देकर बात करना, लड़कों के साथ खुलेआम घूमना फिरना, शाम को देर से घर लौटना और अपने मम्मी पापा से जुबान लड़ाना आदि निंदिया को अनुचित लगता था। किंतु मन ही मन वह चाहती थी कि काश वह भी रूपा जैसी निडर, चतुर और चुस्त होती। निंदिया को लग रहा था कि रूपा को अपनी निजी बातें बताकर कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी, किंतु और कौन था जिसे वह अपनी व्यथा सुनाती या जो उसकी मदद कर सकता। रूपा की एक अविवाहित मौसी धीरूबेन पटेल साउथ हॉल के एक महिला संगठन की अध्यक्ष थी। रूपा की जुबानी निंदिया की कहानी सुनकर वह उसे अपने पास लंदन बुलाने को तैयार भी हो गई। जैसे तैसे माँ बाबा से चोरी छिपे उसका पासपोर्ट बना। एरोफ्लोट से सफ़र का एक सस्ता टिकट खरीदा गया और थोड़े बहुत सामान के साथ, जिसे वह चोरी छिपे रूपा के यहाँ इकट्ठा करती रही थी, निंदिया निकल पड़ी। सोचा था कि शायद माँ को दी गई उसके घर से भाग जाने की धमकी काम आ जाएगी, किंतु उन्होंने तो बाबा को इस बारे में बताया तक नहीं। उनमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वह चूं भी करती, और निंदिया भी तो रूपा के बल पर ही कूद रही थी। कई बार भयभीत होकर उसने अपनी यात्रा स्थगित करने की भी सोची, किंतु रूपा के डर के मारे चुप रही। इसी बीच उसका वीज़ा भी बन चुका था। इतना पैसा लग चुका था कि अब चाहे भी तो निंदिया पीछे नहीं हट सकती थी। उसने अपने मन से समझौता कर लिया था कि जब मामा बाबा मान जाएंगे तो वह झट से वापस आ जाएगी और सॉरी कहते ही सब ठीक हो जाएगा। उधर माँ ने सोचा था कि उनकी लाडली निन्नू झक मारकर अंत में करेगी वही जो बाबा कहेंगे। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर रूपा और उसका ममेरा भाई दिनेश उसे छोड़ने आए थे। निंदिया मुड़ मुड़ कर देख रही थी कि कहीं बाबा उसे जबरदस्ती वापस ले जाने ना आ पहुंचे हों।
मन ही मन शायद वह यह चाह भी रही थी कि किसी तरह उसे जाने से रोक लिया जाए, किंतु कोई नहीं आया। उसकी दशा कैंसर के उस मरीज की सी थी जो अब और अधिक पीड़ा नहीं सह सकता था, मरना भी नहीं चाहता था। हवाई जहाज के उड़ते ही दिनेश ने माँ बाबा को फोन पर खबर कर दी। उन लोगों की जोर जबरदस्ती से तंग आकर निंदिया भारत छोड़कर विदेश चली गई थी। बाबा चिल्लाते रह गए और फोन रख दिया गया। वे जानते थे कि इस साजिश के पीछे केवल रूपा का ही हाथ हो सकता था, किंतु पुलिस में शिकायत करके भी उन्हें क्या हासिल होता। हाँ, कुछ दिनों के लिए बाबा ने रूपा और उसके घर वालों का जीना अवश्य हराम कर दिया। उसके माँ बाप को गालियां दी जिन्हें इस बारे में कुछ मालूम तक न था। बड़े लोगों की बड़ी बातें, बड़ी व्यस्तताएं, वे भी कब तक सुनते। उन्होंने पुलिस बुलवा कर बाबा को घर से बाहर निकलवा दिया। रूपा ने निंदिया का पता फिर भी उन्हें नहीं बताया। हाँ, उसकी माँ को चुपचाप जाकर बता अवश्य आई कि निंदिया उसकी मौसी के पास सकुशल थी। लंदन पहुंचकर निंदिया ने कई बार वापस लौटने की सोची, पर माँ ने कभी लिखा ही नहीं कि वह वापस आ जाए। शायद बाबा ने उसे आज भी माफ नहीं किया है। अब वह उन्हें दोष नहीं देती, बल्कि जब जब वह उनकी बेबसी के बारे में सोचती है, उसका दिल कुछ ऐसे सिकुड़ जाता है कि जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ रहा हो। उसी की वजह से क्या क्या नहीं भुगता होगा माँ बाबा ने। जवान बेटी के प्रति पड़ोसियों और संबंधियों के कटाक्ष उन्हें आज भी सुनने पड़ रहे होंगे। हर रात सहगल की आवाज में बाबा गुनगुनाया करते थे, सूजा राजकुमारी सूजा। तो बेटी की ओर देखते हुए माँ आंखों ही आंखों में मुस्कुराकर कहती थी, लो यह फिर शुरू हो गए। रोजमर्रा की उनकी नोक झोंक सुनने की आदि निंदिया को अब विदेश की खामोश रातें काटने को दौड़ती हैं। निंदिया को जब भी माँ बाबा की याद सताती है, वह अपने भीतर आंखें भींच कर सोफे के बीच की दरार में घुसने का प्रयत्न करती है। कभी माँ को लंबा सा एक पत्र लिखती है जिसमें लंदन की सारी सुविधाओं का वर्णन होता, किंतु उन तकलीफों का नहीं जो वह रोज हर रोज भुगतती है। कब से उसने माँ के हाथ की असली घी में चिपड़ी गर्म रोटी नहीं खाई। एक और कहकर माँ कैसे उसे गस्से खिलाती थी। घुटनों में दबाकर हर इतवार को उसके बालों में जबरदस्ती नारियल का तेल मलती थी। बाबा से छिपाकर उसे रुपए देती थी कि रूपा के आगे कहीं उसकी हेटी न हो जाए। स्मृतियों की दुलहत्तियां निंदिया के लिए कहीं अधिक कष्टदायी थीं। अब तो रोज वही गुजराती भोजन, सुबह शाम टेप पर चलते बाबा के भजन और उसका बक्सा नुमा कमरा जिसमें घर जैसा कुछ नहीं। धीरू बेन को वह मासी कहकर बुलाती है, हालांकि मासी तो वह बिल्कुल नहीं है। जब भी उसे देखती हैं बस टोकती हैं, बत्ती जल्द बंद कर दिया कर दीकरी, या इलेक्ट्रिक केटली मोंगी छे, या गर्मी माँ गर्म पानी से स्नान करती है छोकरी, या शनिवारे साड़ीनी दुकान माँ केम न थी, इत्यादि। वह उसे अधिकतर दिनिया कहकर बुलाती हैं और निंदिया उन्हें कभी नहीं टोकती। उसकी अवस्था के मुताबिक दिनिया नाम बड़ा सटीक लगता है, बिल्कुल उसकी तरह दीनहीन। निंदिया पर रूपा के सैकड़ों रुपए बकाया हैं। ऐसा नहीं कि उसने कभी मांग की हो, किंतु एक ना एक दिन तो लौटाने हैं ही। अच्छा सा एक पर्दा तक तो वह खरीद नहीं पाई है अब तक। एक चीकट प्लास्टिक का पर्दा उसके कमरे की खिड़की पर टंगा है, जो इतना लंबा है कि उसके बिस्तर तक आ जाता है। उसे काट के छोटा करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मासी कहती हैं कि कभी उन्हें घर बदलना पड़ा और नए घर की खिड़की यदि थोड़ी सी बड़ी हुई तो यह पर्दा बेकार हो जाएगा। पानी में तेल सी तैरती रहती हैं धीरूबेन साउथ हॉल में। हालांकि यहाँ भी उनके ढेर से मित्र हैं, पर अब उन्हें लगता है कि अपने देश यानी कि वेम्बली वापस चला जाए, जहाँ उनकी गुजराती सहेलियाँ और रिश्तेदार रहते हैं, जहाँ की आबो हवा में ढोकले, खांडवी और चिवड़े की खुशबू आती है।
चिकन और मटन खाने वाले पंजाबियों से ऊब चुकी हैं अब वह। 70 के दशक में सुना है कि वह एक साउथ हॉल निवासी पंजाबी युवक के प्यार के चक्कर में पड़ गई थी। पहले पहल तो दलवीर ने उन्हें बताया ही नहीं कि वह विवाहित था, और जब पोल खुली तो सालों इसी आशा में निकल गए कि वह पत्नी को तलाक देकर उनसे विवाह कर लेगा। एक के बाद एक जब दलवीर के अपनी पत्नी से 4 बच्चे हो गए तो एक दिन धीरूबेन को यकायक होश आया कि वह उन्हें बेवकूफ़ बना रहा था। अधिक पढ़ी लिखी तो थी नहीं, उन्हें सब्जी और फलों की एक बड़ी दुकान पर आसानी से काम मिल गया। वह रोज लगातार 18-19 घंटे काम करने लगी। उनके लिए गम भुलाने का यह सबसे अच्छा तरीका था। मेहनत और ईमानदारी के बल पर उन्हें जल्दी ही मैनेजर बना दिया गया। 5 साल के भीतर ही उन्होंने अपनी जैसी कई अन्य औरतों के साथ मिलकर सहारा महिला संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था सताई गई अथवा दूसरे देशों से धोखे से लाई गई औरतों की सहायता करना। निंदिया ने एक बार धीरूबेन से पूछा था कि साउथ हॉल में बसी भारतीय महिलाओं के साथ भी अत्याचार होते हैं। उन्होंने जवाब दिया था कि भारतीय महिलाएं जहां भी जाएं रहेंगी तो भारतीय ही ना। उन्हें बचपन से घुट्टी पिलाई जाती है चुपचाप सहते रहने की। विदेश में तो बेचारी और भी अकेली पड़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। ससुराल वाले उन्हें एक नौकरानी से अधिक नहीं समझते। इनमें पति स्थानीय औरतों के साथ मजे करते हैं और ये बेचारी घर और दुकान को संभालती रहती हैं। साथ ही अपने पति की गालियां और घूंसों का शिकार बनती हैं। बच्चों को छोड़कर जाते भी नहीं बनता, और लौटे भी तो वहां कौन बैठा है जो इनकी व्यथा सुनेगा। दिन और रात निंदिया उन्हें बस भागते दौड़ते ही देखती है, और धीरूबेन चाहती हैं कि निंदिया भी उतनी ही मेहनत करे। हालांकि निंदिया कोई कम मेहनत नहीं कर रही, किंतु धीरूबेन को लगता है कि सप्ताहांत के दौरान सब्जी फल या साड़ियों की दुकान पर काम करके वह काफ़ी पैसा कमा सकती है। उन्हें समझ नहीं आता कि निंदिया के आड़ी तिरछी लाइनें खींचने से क्या होगा। घर छोड़ते वक्त निंदिया बाबा का एक ऑडियो कैसेट उठा लाई थी। सुबह सुबह वह पंडित जसराज के भजन सुनते थे, और उनके दफ्तर जाने के बाद माँ सहगल और पंकज मलिक आदि को सुना करती थी। उन दिनों रोज रोज वही गीत और भजन सुनकर निंदिया चिल्लाया करती थी, किंतु आज उसे सनक उठ रही है उन्हीं गीतों को सुनने की। पर पैसे हैं कि बचते ही नहीं। वह बरबस गुनगुना उठी, मुझको है तुमसे प्यार। धीरूबेन जब भी उसे गाते सुन लेती तो टोक देती, डीकरी प्यार व्यार में क्या रखा है, साईं भजन गाया कर। अक्टूबर के शुरू में ही काफी ठंड पड़ने लगी। सड़कों और स्टेशनों पर भिकमंगों को गर्म कोट मफलर और दस्ताने पहने देखती तो निंदिया अपने को और भी दयनीय स्थिति में पाती। सुना है कि यहाँ के लोग बहुत दयावान हैं और अपने नए नए कपड़े भी गरीबों को दान में दे देते हैं, पर अपने आकार प्रकार की एक परोपकारी महिला को ढूंढना निंदिया के लिए असंभव है। लोग अपने पुराने फ्रिज और टेलीविज़न जैसी चीज़ें घरों के बाहर डाल देते हैं। निंदिया का अपना घर होता तो मुफ्त में भर जाता। भारत में तो अखबार की रद्दी और बोतलें बेचकर माँ एक हफ्ते की सब्जी आदि खरीद लाती थी। यहाँ तो सामान उठा ले जाने भर के लिए कबाड़ी वाले 10 या 20 पाउंड मांगते हैं, और इसीलिए लोग रात को चुपचाप अपना पुराना सामान घर के बाहर रख देते हैं ताकि जिसे चाहिए ले जाए। ढेर से समाचार और पत्रिकाएं मुफ्त में मिल जाती हैं जिन्हें वह चाट डालती है। कितने ही मज़ेदार लेख और चित्र होते हैं जिन्हें वह संभाल के रखना चाहती है, किंतु सप्ताहांत की सफाई के दौरान बुड़बुड़ करती हुई मासी उन्हें कूड़ेदान में फेंक देती है। आंखों में समा लेती है निंदिया सड़क के किनारे फेंकी गई वे ढेर सारी वस्तुएं जो उसे पसंद आती हैं। इसी बीच हाई स्ट्रीट पर
मटर गश्ती करते हुए निंदिया ने एक दुकान की खिड़की में एक कोट टंगा देखा। वह इतना सस्ता था कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इससे पहले कि उसे कोई और ले लेता, उसने जल्दी से उसे खरीद लिया। हालांकि बुआ की लाई पुरानी साड़ियों सा लगा था उसे वह कोट, जिसे देखते ही धीरू बेन बोल उठी थी, ऑक्सफैम मातो मरेला। निंदिया के उत्साह पर उन्होंने घड़ों पानी डाल दिया था। न जाने वह किस मृतक का कोट खरीद लाई थी। प्रतिकार स्वरूप उसी शनिवार को निंदिया फिर ऑक्सफैम गई और अपने लिए जूते, दस्ताने, पर्स और मफलर भी ले आई। हालांकि जब जब भी वह कोट पहनती है तो सोचती है कि इस कोट के पहने मालिक को कहीं कोढ़ की बीमारी ही ना हो, और जूतों में कभी कभी उसे अपने पाँव ही अपने नहीं लगते। सुषमा के टोकने के बावजूद वह दफ्तर में नंगे पांव घूमती रहती, किंतु ऑक्सफैम जाना उसने फिर भी नहीं छोड़ा। एक ही तो दुकान है जहां वह कुछ भी खरीद सकती है। 10-10 पैसे में किताबें मिल जाती हैं, जिन्हें वह देर रात तक पढ़ते हुए अपने सारे दुख दर्द भूल जाती है। धीरू बेन से मिलकर इंडिया के मन में बसी ब्रिटेन की रंगीन छवि धूमिल हो गई थी। कहाँ रूपा और उसका परिवार, और कहाँ उसी परिवार की एक सदस्य धीरू बेन, जिसे देखकर लगता था कि जैसे कोई उन्हें ऑक्सफैम से उठाकर वेम्बली में छोड़ गया हो। कपड़े का पुराना थैला लटकाए और धोती की चुन्नटों को टखनों तक उठाए जब वह घर से निकलती तो निंदिया को बरबस हंसी आ जाती। दिनिया, दिनिया, घोड़े बेचकर सो रही हो क्या? सुबह के 4 भी नहीं बजे थे कि पतीला खुरचने जैसी मौसी की आवाज ने पुलिस के टी टू करते सायरन्स को भी मात दे दी। खिड़की से झांका तो सड़क पुलिस की वर्दियों से भरी थी। पड़ोस में छापा पड़ा था। 8 लोगों को हथकड़ी लगाकर वैन में बिठा दिया गया था। सुबह जल्दी उठ जाने की आदि गुजराती कौम पुलिस के जाने के बाद भी कचर कचर में लगी थी। 2-2 पाउंड प्रति घंटा काम करने वाले ये इलीगल इमिग्रेंट्स पालियों में सोने को मजबूर हैं। रात में काम करने वाला बंदा यदि रात को बीमार पड़ जाए तो उसे लेटने के लिए सुबह का इंतजार करना पड़ता है। घटिया खाना, बदबूदार बिस्तर, आधी अधूरी नींद और 16 से 18 घंटे काम करके भी इन्हें चैन नहीं। न जाने कब पुलिस आ जाए और आकर दबोच ले और जेल में सालों के लिए डाल दे। निंदिया दोबारा सोने की कोशिश कर ही रही थी कि कोडनानी का फोन आ गया। दफ्तर के बाद शाम को पब में मिलने के लिए कह रहा था। मनी मन निंदिया ने उसे बहुत कोसा, किंतु मना नहीं कर पाई कि कहीं विदेश में वह अपने एकमात्र सहारे को भी न खो बैठे। यहाँ उसे कौन जानता है जो बाबा को जाके बता देगा कि वह एक पराये मर्द के साथ पब में बैठी थी। 1-2 गिलास शराब पीते ही कोडनानी टिप्सी हो जाता है और उसे राज की बातें बताने लगता है कि उसके सहयोगी स्थानीय महिला कर्मचारियों के विषय में कैसी गंदी गंदी बातें करते हैं। ओ मेरे निच्चे लेट गई ते मैं की करदा, अथवा वो मेरे कमरे के बीच आके आ गई और अपनी उसने पैंटी उतार दी। तो हाँ, मेनका बता रही थी कि अधिकतर अधिकारी यह सोचते हैं कि विदेशों में युवतियां किसी के साथ भी सोने को तैयार हो जाती हैं। मेनका स्वयं भुक्तभोगी है। अपने ही देश से आए एक अधिकारी रॉनी के साथ वह प्रेम कर बैठी थी। एक दिन जब एक अन्य अधिकारी ने रॉनी का हवाला देते हुए उसे होटल में चलने को कहा तो मेनका की आंख खुली। रॉनी उसे अपने सह अधिकारियों को परोसने का प्रयत्न कर रहा था। कोडनानी से मित्रता के कारण ही वह स्वयं इन लांछनों से बची हुई है। हालांकि उसने अन्य लोगों को अपने विषय में भी खुसुर फुसुर करते सुना है, किंतु वह सफाई से उन्हें नज़रअंदाज कर देती है। कुछ कहा तो वे बेकार में अफवाहें उड़ाएंगे। वह सबसे बड़े सम्मान और स्नेह से बात करती है। उसके विभाग के प्रधान मुकुंद मिश्रा भी निंदिया की बड़ी इज्जत करते हैं और यही वजह है कि उनकी विशेष सचिव श्यामा मित्रा को
वह फूटी आंख नहीं सुहाती। निंदिया ने अभी अपने पर्स दराज में ही रखा था कि राधा कृष्ण की जोड़ी से मिश्रा साहब और श्यामा मित्रा ने मंद मंद मुस्काते हुए दफ्तर में प्रवेश किया। निंदिया ने चैन की सांस ली कि उसे 1 मिनट की भी देर हो जाती तो सारा दिन श्यामा उसे टोकती। गुड मॉर्निंग का संवेश स्वर गूंजा। कीड़ों को अनदेखा करती घनश्याम जोड़ी प्रधान के कमरे में प्रविष्ट हो गई। कीड़ों की उलाहने भरी नजरें गोल गोल घूमी और वापस अपने कंप्यूटरों पर जा टिकी। फोन की घंटी सुनकर मदन मोहन कूदकर खड़े हो गए। यस सर, यस सर। वह काफी उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। फोन को ट्रांसफर करने के बाद भी वह असहज ही खड़े रहे। श्यामा तनी हुई कमरे से बाहर आई और सीधी कॉमर्स विभाग की ओर बढ़ गई। सर, देखा आपने? नो, नो शेम एट ऑल। सर, आप क्यों नहीं बताते साहब को श्यामा की करतूतें? सुषमा सीरा मदन मोहन के पास खड़ी हुई। एक अमरूद खराब है तो क्या पूरी बोरी को सड़ा देता है सर? मुहावरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना लाज खट्टर की आदत है। उसे तो अपने डेस्क से उठने का कोई मौका मिलना चाहिए। साहब की गैर हाजिरी में श्यामा कॉमर्स विभाग के गगन राय के साथ रहने लगी थी। यानी कि दो दो अधिकारियों को एक साथ बुद्धू बना रही थी। लाज के शब्दों में मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा पाजी। श्यामा और गगन दोनों शादीशुदा हैं। इसी वजह से चर्चा का विषय बने रहते। दफ्तर के सहकर्मियों की चपर चपर के बीच भी निंदिया यही सोच रही थी कि सुबह न जाने कितने कठिन परिश्रम के बाद वह तिलचट्टा निंदिया के टब तक पहुंचा था और निंदिया ने उसकी सारी तपस्या पर पानी फेर दिया था। आशुलिपि में डिप्लोमा लेने के बाद निंदिया ने अकाउंटेंसी का कोर्स भी कर डाला, किंतु रही वह क्लर्की। बाबुओं को क्या लेना देना किसी की पढ़ाई लिखाई से, और बड़े अधिकारियों तक भला क्लर्कों की कहाँ पहुँच। निंदिया जानना चाहती है कि क्या हर शख्स और हर शय की जगह मुकर्रर है। यदि जीवन इसी का नाम है तो क्या पाप और क्या ही पुण्य। विदेश में अपना एक मुकाम बनाने के लिए निंदिया के सारे प्रयत्नों पर जो लोग अड़चने बिछाते रहते हैं, उनका क्या दोष। वे भी निंदिया की तरह बाध्य हैं। बेचारे वही कर रहे हैं जो भाग्य उनसे करवा रहा है। देवी सरस्वती कहलवाती हैं लोगों से न जाने क्या क्या। अब निंदिया का दिल दुखे तो क्या, लाखों दिल टूटते हैं दुनिया में हर रोज, विशेषतः निंदिया जैसे आपात कर्मचारियों के, जिन्हें पेंशन तो एक तरफ, बीमारी की छुट्टी भी नहीं मिलती। दफ्तर से शाम को वापस घर पहुंची तो निंदिया सीधे स्नान घर में गई। टब साफ था। सोचा कि कहीं इस वक्त तिलचट्टा नाली की लिसलिती दीवार के सहारे फिर न चढ़ रहा हो। घबरा के उसने शार ऑन कर दिया ताकि उसके टब में पहुंचने से पहले कहीं दूर बह जाए। क्या निंदिया के अधिकारी भी उससे डरते हैं? तभी तो वे उससे कभी घुलते मिलते नहीं। वे उन्हें कैसे समझाए कि जीवन में उसे कुछ करना है, उसे एक मौका तो दें। किंतु क्या निंदिया ने मौका दिया उस कीड़े को? कितने लोग हैं उस देश में जो कीड़े मकोड़ों और जानवरों को जान से अधिक चाहते हैं, उन्हें चाटते रहते हैं और स्वयं को चटवाते रहते हैं। वह उनके यहाँ क्यों नहीं चला जाता? निंदिया ही वापस दिल्ली क्यों नहीं चली जाती? उसने इस विषय पर सोचा और सोच सोच के जब वह थक गई तो उसने सोचा कि मानव होकर जब उसे अपने पर बस नहीं तो एक कीड़े से क्या अपेक्षा कर रही है। निंदिया को तो लगता है अपनी अपेक्षाओं को अच्छे अथवा उपयुक्त आचरण का नाम देकर एक दूसरे से काम निकलवाने का दूसरा नाम आचार संहिता है। लोग अपनी सुविधाओं के अनुसार नियम बनाते हैं, किंतु जब खुद पर पड़ती है तो वे नियम बदल देते हैं। यही सब होता है उसके जीवन में, उसके कार्यालय में। न जाने कितनी रात गए सोई थी निंदिया कि सुबह उठा नहीं गया। बिना नहाए और बिना कुछ खाए वह भागी स्टेशन की ओर। न जाने निंदिया को आज क्यों लग रहा है कि कुछ होने वाला है।
दिल मानो सीने से निकलकर बाहर आ गिरेगा। वह भी हाजिर लगा ही रही थी कि मिश्रा साहब और श्यामा बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर आए। सुषमा और लाज को मदन मोहन के साथ खड़ा देख वह उबल ही पड़े। क्या पार्टी हो रही है? कुछ काम धाम नहीं है क्या? सब कीड़े जा छिपे अपने अपने कंप्यूटरों के पीछे। कल बड़े साहब आ रहे हैं। सब स्थानीय कर्मचारियों के कान खड़े हो गए, किंतु उन्होंने सोचा कि उनकी बला से बड़े साहब उनसे कभी हलो तक तो करते नहीं। अपनी घोषणा का कुछ असर न होते देख उन्होंने एक उबलती हुई नज़र कमरे में बैठे कर्मचारियों पर डाली और बोले, सुना नहीं क्या? कल सुबह बड़े साहब आ रहे हैं। आज शाम तक सब फाइलें अपडेट कर लो। सुबह सब टाइम पे आ जाना। कहीं सोती न रह जाना तू निंदिया, मैं अभी बता रहा हूँ तुझे। श्यामा को मुस्कुराता देख निंदिया जल भुन उठी। एक वही तो है जो सारा दिन खटती है दफ्तर में, समय पर आकर भी बाकी के लोग क्या तीर मारते हैं। शाम को अधिकतर लोग 15-20 मिनट पहले ही फूट लेते हैं। निंदिया रोज 1 घंटा देर से दफ्तर छोड़ती है, उसका कुछ नहीं। मैं जल्दी आने को इसलिए कह रहा हूँ कि निंदिया, कि कल तुझे ही एयरपोर्ट से बड़े साहब को लिवा के लाना होगा। वह स्नेहपूर्वक बोले। क्या बात कर रहे हैं सर आप भी? भौचक सी निंदिया उनके चेहरे को ताक रहे थे। शायद वह मजाक कर रहे हों। साहब का प्लान अचानक बन गया। कल सुबह मुझे नार्विच जाना है। दोपहर में श्यामा का यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन है। पर सर मैं, अब ड्राइवर तो अकेले नहीं भेजा जा सकता ना। बड़े साहब 3-1 बजे पहुंच जाएंगे। मदन चाय पानी का इंतजाम करवा लेना, जरा कामकाज संभाल लेना और काजू वाजू मंगवा लेना। पर सर मैं, क्या मैं लगा रखी है तैने निंदिया? सुषमा से कहता तो वो कूद के चली गई होती, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सर हमें बड़े साहब का फूलों से स्वागत करना चाहिए। सुषमा ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा ही ली। गुड आइडिया। स्टेशन से आते हुए निंदिया तू एक फूलों का गुलदस्ता खरीद लियो। साहब ने सुषमा को फिर नजरअंदाज कर दिया। निंदिया कहाँ उठाती फिरेगी सर? सुबह मैं ही ले आऊंगी कार में। सुषमा और निंदिया जैसी छोटी मछलियों को निगलना श्यामा को खूब आता है। 4 पाउंड के फूल खरीद कर वह 25 पाउंड का बिल मदन मोहन को थमा देगी। श्यामा तुम क्या क्या करोगी? निंदिया को ही लाने दो, इसकी चॉइस भी अच्छी है। श्यामा का चेहरा कुछ और शाम हो गया और उषा से गुलाब हो उठी निंदिया। दोनों के बाहर जाते ही सब कीड़े मकोड़े एक जगह इकट्ठे हो गए, घोषणा को सहसा चाटने के लिए। मुझे एयरपोर्ट भेजने के पीछे इन दोनों की कोई चाल तो नहीं? निंदिया ने कहा। निंदिया, भगवान ने हमें एक अवसर दिया है और तुम बड़े साहब के सामने हमें अपनी मांगे रखनी चाहिए। ये काम तुम ही कर सकती हो। मैं ते त्वानू एवे टाइम मत खराब करो। मैं क्यों पंगा लूंगा? हमें अपनी डिमांड्स लिखकर देनी चाहिए बस। उससे कुछ नहीं होगा, वह जेब में रखकर चलता बनेगा। निंदिया, ऐसा मौका हमें दोबारा फिर मिले ना मिले। 8 साल से हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई गई है, लगता है अभी और भी नहीं बढ़ाई जाएगी। यू शट अप राजेंद्र। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम लोकल्स वहीं के वहीं पड़े हैं। काउंसिल टैक्स लगने के बाद तो हमें भी खाने के लाले पड़ जाएंगे। मदन सर से हेल्प मांग सकते हैं। मदन मोहन की चमची लाज बोली। मदन फाइलों में सिर दिए बैठा था। तेरे मदन सर ने राजेंद्र को कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया था, तुझे शायद पता नहीं। क्या? कब? लाज ने हैरानी से अपने मदन सर को देखा। उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। राजेंद्र ने उनसे सैलरी बढ़वाने के लिए बड़े साहब से सिफारिश करने के लिए कहा था। वह बोले, तुम जैसे भगोड़ों का ठेका ले रखा है क्या हमने? हमारी अपनी परेशानियां क्या कम हैं जो हम लोकल्स का हालचाल पूछते फिरें? हाल ना पूछे पर कम से कम डिसेंट सैलरी तो दें। हाँ हाँ, जो सुविधाएं वे इंडिया बेस्ड को देते हैं वे तो दें। इंडिया बेस्ड क्या जाने लोकल्स की मजबूरियां। हम कैसे गुजारा करते हैं इतनी कम इनकम में।
वे तो सोचते हैं कि हम लंदन में मजे कर रहे हैं एंड गो टू बैक। इन्हें तो घर मुफ्त, गैस मुफ्त, घूमना फिरना मुफ्त, फोन मुफ्त, ऊपर से टैक्स भी नहीं देना पड़ता। अरे सब छोड़ो और बैठ कर लोकल्स की प्रॉब्लम्स और सैलरी के बारे में एक अच्छा सा पिटीशन बनाओ। पिटीशन तो बन जाएगा, उसे पकड़ाएगा कौन? सोचो, कल सुबह तक कोई तिकड़म लगाओ तो काम बन सकता है। समय बर्बाद कर रहे हैं आप सब। बड़े साहब आएंगे और काजू खाकर चले जाएंगे। इंडिया बेस्ड अपनी मांगे रखेंगे उनके सामने, अपनी या हमारी। किसी तरह श्यामा को पटाएं तो काम हो सकता है। वह हेड ऑफिस से है, बड़े बॉस उसकी ज़रूर सुनेंगे। श्यामा और लोकल्स की हेल्प? यू मस्ट बी जोकिंग। श्यामा के बस का कुछ नहीं, वह तो अपना काम भी हमारे सिर ही डाल देती है। लगता है श्यामा ने अपने पिछले जन्म में हीरे दान किए होंगे। बड़े साहब सिर्फ मोतियों से खुश नहीं होते। क्या मतलब? जैसे तुम्हें नहीं पता, श्यामा की लंदन की पोस्टिंग यूं ही तो नहीं हो गई थी, फिर तो उसे ही पटाना होगा। अब उन्हें श्यामा की और श्यामा को उनकी ज़रूरत नहीं रही, तो फिर बलि के लिए ताज़ा खून चाहिए। क्या बात करती हो तुम भी सुषमा। आस्क लासिंग, पिछले साल बड़े बॉस ने कार्ला को अपने कमरे में बुलाया था कि नहीं? फिर क्या? कार्ला ने उनके मुंह पे इस्तीफा मार दिया था। फिर क्या? बड़े साहब ने केया लाल सिंह सीधा कुछ कहा था, बेशर्म कहीं का। क्या खुद नहीं जा सकता था चुपचाप? उसकी वाइफ इतनी सोनी है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अगर यह बात है तो मैं उसके पास भी नहीं पटकूंगी। राजेंद्र को आगे करना चाहिए, वह हम सबसे सीनियर है। मैं 20 साल से चिल्ला रहा हूँ, आज तक मेरी किसी ने नहीं सुनी। हमारे यहाँ पर 12 बरस से हैं। गांठ में बांध लो कि कुछ नहीं होने वाला। यू शट अप। पहली बार हमें मौका मिला है और हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि कल जब निंदिया बड़े साहब को फूल थमाए, तभी हमारी पिटीशन भी उन्हें पकड़ा दे। मैं नहीं डरता किसी से भी। वो एयरपोर्ट से उतरते के साथ ही मैं उसे दे दूंगा। कुछ अधिक ही देर हो गई। बड़े साहब जो आ रहे हैं कल। बस, फिर तो हो गया हमारा काम। क्या मतलब है तुम्हारा? हिस्ट्री में पहली बार एक लोकल को बड़े साहब का वेलकम करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। वी शुड मेक गुड यूज ऑफ इट। ओ, और बात क्या है? बस तुम ही हमारा सहारा हो निंदिया। सोनी कुड़ी वेग के ते साहब कोरे कागज पर भी साइन कर देंगे। निंदिया को देखकर तो वो ऐसे फिसलेगा कि, और वह फिसल गया तो मेरा क्या होगा कालिया? वैसे ही क्या कम भुगतते हैं हम, किसी आदर्श के लिए भुगतने में कुछ और ही मजा आएगा। और नौकरी से मुझे निकाल दिया तो तुम खिलाओगे मुझे घर बिठाकर? मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं जरूर। इंदिया, वैसे इस कारण को लेकर बड़े साहब से कोई पंगा नहीं करेंगे। अगर उन्होंने कह दिया कि मैं ही उन्हें छेड़ रही थी, लोग तो उन्हीं की सुनेंगे ना। जरा कहकर तो देखें। ठीक है, तुम लोग मुझे मरवा के ही दम लोगे, पर मैं भी किसी से नहीं डरती। अत्याचार के खिलाफ मैंने सिर झुकाना नहीं सीखा। निंदिया जिंदाबाद, निंदिया जिंदाबाद। सर और श्यामा के दफ्तर से निकलते ही सब निंदिया की मेज पर आ जमे और तैयार होने लगे उसकी याचिका। वह एक पंक्ति भी टाइप करती तो लोग उसे 10 हिदायतें देते। ऐसे तो मुझसे नहीं लिखा जाएगा। आप सब घर जाइए, मैं पिटीशन टाइप करके आप सबको ईमेल कर दूंगी। मुझे तुम्हारा लैपटॉप बोरो करना पड़ेगा लाज। आप अपने कमेंट्स मुझे रात के 10 बजे तक भेज देना ताकि मैं उन्हें इनकॉर्पोरेट कर सकूं। ठीक है? निंदिया 8 बजे तक बैठी याचिका तैयार करती रही। जैसे ही घर जाने को उठी, उसे सर और श्यामा भीतर आते दिखाई दिए। उसे वहां देखकर वे सकपका गए। देर हो जाने का बहाना बनाकर निंदिया जल्दी से उठकर बाहर आ गई। वे जरूर सोचेंगे कि इतनी देर तक दफ्तर में वो क्या कर रही थी, किंतु वह तो रोज ही देर तक बैठती है। आज कुछ अधिक देर जो हो गई। कहीं श्यामा ने कंप्यूटर खोलकर उसकी याचिका पढ़ ली तो? पर श्यामा को तो कंप्यूटर लॉगिन करना आता भी नहीं। घर जाके भी निंदिया बिना भोजन के ही सबको ईमेल करने लगी। देर रात उसने याचिका में फेरबदल किया और जब निंदिया सोने चली गई तो सुषमा का फोन आ गया।
घंटों वह उसे बड़े साहब को पटाने की तरकीबें बताती रही। निंदिया क्या पहने, उनसे कैसे हाथ मिलाए, आंखें झुकाकर और पलकें झपकाकर उन्हें कैसे रिझाए। और यदि बड़े साहब ने वेतन बढ़ा दिया तो निंदिया सबसे पहले बाबा और माँ के लिए मार्क्स एंड स्पेंसर से बढ़िया स्वेटर्स खरीदेगी और पोस्ट से भेज देगी, ताकि इस बार वे ठंड में न ठिठुरें। शायद गुस्से में वे कुछ दिन न पहने, अच्छे पैसे मिलने लगे तो वह एक अलग घर भी ले देगी, जहाँ जब जी चाहे बत्ती बुझाएगी, अपनी पसंद का भोजन बनाएगी। 1 महीने में एक बार तो अवश्य मेनका के साथ बाहर खाना खाएगी और अपनी पसंद का संगीत सुनेगी। उसी उधेड़ बुन में न जाने वह कब तक जगी रही। अगले दिन सजे धजे सभी कर्मचारी समय के पहले दफ्तर पहुंच गए। सुषमा के हाथों में खूबसूरत गुलदस्ता था जो निंदिया की साड़ी के रंगों से मेल खा रहा था। सर देखिए तो सही, कितनी अच्छी लग रही है निंदिया। सुषमा ने मिश्रा जी का ध्यान निंदिया की ओर आकर्षित किया। वो भी बस उसे निहारते ही रह गए। निंदिया को लगा कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। तभी श्यामा आई और मिश्रा जी झट से अपने कमरे में घुस गए। इसके पहले कि वह कुछ कहती, सुषमा बोल उठी, मैडम ये फूल कितने मैच कर रहे हैं निंदिया की साड़ी के साथ। श्यामा ने एक उड़ती हुई नजर निंदिया पर डाली और सीधे सर के कमरे में घुस गई। अब श्यामा ताई सर की, मैं कह रही हूँ ना, श्यामा को सर कोई चारा नहीं डालते, पर बड़े साहब तो श्यामा की ही सुनेंगे। बट हाउ डू यू नो? श्यामा ही तो कह रही थी कि दिल्ली में वह उनकी विशेष निजी सचिव थी, जब होगी तब होगी। श्यामा ने निंदिया को बड़े साहब के विषय में कुछ नहीं बताया। ना ही निंदिया ने पूछा, कहने सुनने को था भी क्या। आखिरी दम तक श्यामा इसी प्रयत्न में थी कि उसी को एयरपोर्ट भेजा जाए। विश्वविद्यालय के प्रेजेंटेशन को स्थगित भी किया जा सकता था, किंतु न जाने क्यों मिश्रा साहब उसे टाल रहे थे। हवाई जहाज समय पर था। ठीक 3 बजे वे अपने हवाई अड्डे से रवाना भी हो चुके थे। बड़े साहब से मिलकर निंदिया को बहुत निराशा हुई। वह सोच रही थी कि बड़े साहब कोई लंबी चौड़ी और हैंडसम हस्ती होगी, किंतु वह तो ढलती हुई उम्र के एक बहुत ही साधारण किस्म के व्यक्ति थे। मोटे और गंजे, बड़े तपाक से मिले, जैसे उसे न जाने कब से जानते हो। मिश्रा सर की ओर से क्षमा याचना करते हुए निंदिया ने उनकी तरफ फूल बढ़ाए तो उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, तो तुम हो निंदिया? मिश्रा बता रहा था कि वह अपनी बेस्ट स्टाफ मेंबर को भेज रहा है, जरा देखूं तो उसकी पसंद। उन्होंने निंदिया का सिर से लेकर पांव तक मुआयना कर डाला। निंदिया को लगा जैसे उनकी आंखें उसके कपड़ों के नीचे झांकने में सक्षम थी। लाल सिंह ने पहले ही सचेत कर दिया था कि कार में निंदिया को उसके साथ आगे ही बैठना चाहिए। निंदिया जी कुत्ता आदमी है, पर डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। याचिका अब भी पर्स में बंद थी। सोचा कि कार में बैठेगी तो बातों बातों में दे देगी। बड़े साहब ने निंदिया से पिछली सीट पर अपने पास बैठने का आग्रह किया तो वह क्या करती। बड़े आत्मीय ढंग से वह उसके बारे में पूछताछ करने लगे। लाल सिंह की नजरें सड़क पर कम और पिछली सीट पर अधिक थीं, किंतु बड़े साहब को उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। वह कभी निंदिया के कंधे पर हाथ रखते तो कभी उसकी जांघ पर। निंदिया बड़ी असहज हो उठी थी। तो निंदिया, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? जी मैं अकेली हूँ। मुंह खोलते ही निंदिया को अपनी गलती का एहसास हो गया था। बड़े अजीबोगरीब प्रश्न थे उनके। किसी ने आज तक उससे इस तरह की बातें नहीं की थी। रात को अकेले सोती हो? अकेले नींद आ जाती है तुम्हें? बिस्तर में अकेले तुम्हें ठंड तो लगती होगी। इन सवालों का निंदिया क्या जवाब देती? उसने सोचा कि दफ्तर पहुंचकर सबसे कह देगी कि उन्हें पटाना उनके बस में नहीं। जब लाल सिंह को उन्होंने पहले सीधे होटल चलने को कहा तो निंदिया के पास 2 ही रास्ते थे, सॉरी कहकर चलती बने या 15 मिनट उन्हें और सहे। सुषमा ने उसे बताया था कि अधिकतर पुरुष केवल अश्लील बातों से ही प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर बड़े साहब उन लोगों में से हैं तो वह उन्हें सुन लेगी उनकी बकवास। कार के रुकते ही वे कूदकर बाहर निकले और उन्होंने निंदिया से भी उतरने का आग्रह किया। तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा, मैं जरा फ्रेश हो लूं, फिर साथ ही चलते हैं दफ्तर।
सर हम लोग यहीं इंतज़ार करते हैं। नहीं नहीं, मुझे बस 2 मिनट लगेंगे। सर आप आराम से आइए, हम लोग दफ्तर में आपका इंतज़ार करते। डोंट बी रिडिकुलस। चलो अंदर चलो, जूस वूस पियो। बाहर बैठकर क्या करोगी? वह थोड़े नाराज होते हुए बोले। निंदिया को लगा कि वह उसे हाथ पकड़कर कार से बाहर खींचने को तैयार थे। वह बाहर निकल आए। कम ऑन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? वह जबरदस्ती उसे अंदर ले गए। निंदिया जानती थी कि लाल सिंह की आंखें जहर उगल रही थी। न जाने क्या क्या आक्षेप लगाने को आतुर अग्र दीर्घा में बैठी स्वागती ने निंदिया पर एक उड़ती निगाह डाली जो उसे भद्दी लगी। एक बार लगा कि वहां से बस वह भाग ही जाए, पर यह बड़ी असभ्यता होगी। जब तक बड़े साहब का सामान कमरे में रखवाया गया, वह किसी से फोन पर हा हा ही करते रहे। जैसे ही अर्दली बाहर निकला, उन्होंने निंदिया से कहा, फ्रिज में से जूस निकाल लो। अनमनी सी वह फ्रिज में झांक कर देखने लगी, जो तरह तरह के जूस के डिब्बों, रंग बिरंगी शराब और बियर की बोतलों से भरा था। अभी उसने जूस का कार्टन खोला ही था कि बड़े साहब उसके ठीक पीछे आ खड़े हुए और उसे अपने आलिंगन में ले लिया। हमला इतना आकस्मिक था कि घबराहट में जूस का पूरा गिलास निंदिया के ब्लाउज और साड़ी पर उलट गया। अपने को किसी तरह मुक्त करके निंदिया बाथरूम में घुस गई। व्हाट अ मैस! लाल सिंह क्या सोचेगा? बेसिन में उसे साड़ी को ऊपर तक उठाना पड़ता, इसलिए निंदिया टब के सहारे खड़ी हो गई। नई साड़ी का सत्यानाश हो गया। एक बार की तो निंदिया ने सोचा कि याचिका को रहने ही दे, क्यों अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारे, पर सहकर्मियों से वादा कर चुकी थी। उसने सोचा कि यदि थोड़ी सी अवमानना से काम निकाला जा सकता है तो वह सह लेगी। कितने सहयोगी उस पर आस लगाए बैठे हैं। यह शरीर ही तो है, किसी ने छू लिया तो उसका क्या घिस जाएगा। कुंवारी तो अब वह रही नहीं, कौमार्य तो उसका लूटा था विक्रम खन्ना ने, जो उसे ब्रिटेन में रहने के लिए स्थायी अनुमति पत्र दिलवाने के झांसे में रहा था। एक दिन जब उसने निंदिया को घर बुलाया तो वह चली आई थी, यह सोचकर कि वह शादीशुदा था, किंतु वह नहीं जानती थी कि उसी सुबह उसकी पत्नी भारत जा चुकी थी। विक्रम का एक दूसरा रूप उसे देखने को मिला था। बिना चाय पानी पूछे टेलीविजन पर एक नग्न वीडियो लगाकर वह निंदिया को चूमने लगा। प्लास्टिक की थैली सा कुछ चढ़ाते हुए विक्रम ने जब उससे पूछा, कुछ यूज करती हो, तो निंदिया को याद हो आया अपनी नानी का ऐठा हुआ मृत शरीर, जिसे माँ और परिवार की अन्य स्त्रियां नहलाकर नए कपड़े पहनाने का प्रयत्न कर रही थी। निंदिया के चेहरे पर दहशत देखकर भी विक्रम नहीं डिगा। इस स्तब्धता इतनी जबरदस्त थी, उसका शरीर काट के लठ जैसा हो गया। निर्मल निंदिया की दुर्बल देह, ना भला वह क्या सुनता। अपने को उसने एक इंजेक्शन लगा रखा था, जिसका असर निंदिया के धैर्य से कहीं दीर्घायु था। वह घटना घटने के बाद से उसे सेक्स से उतनी वितृष्णा हो गई कि उसने निर्णय ले लिया कि वह विवाह ही नहीं करेगी। वह सोचने लगी कि न जाने कैसे लोगों के दिमाग पर सेक्स छाया रहता है। उसे तो यह जानवरपन से कुछ अधिक नहीं लग रहा था। स्थायी ठप्पे के लिए अपने कौमार पर धब्बा लगवा कर ही वह जान पाई थी कि विक्रम जैसे न जाने कितने घड़ियाल यहाँ आंखें बंद किए शिकार की तलाश में बैठे रहते हैं, जो मौका पाते ही शिकार को समूचा हड़प लेते हैं। निंदिया ने आदतन गर्म पानी का नल खोला और तौलियों को भिगोकर वह अपने ब्लाउज और साड़ी को पोंछने लगी। बड़े साहब बाथरूम में चले आए थे। उन्होंने एक बार फिर से उसे अपने आलिंगन में कस लिया था। उनकी गर्म सांसें निंदिया की गुद्दी पर छूत सी फैलने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके बदन को छूता हुआ उनका गाउन नीचे आ गिरा और उनका सख्त जिस्म निंदिया के वस्त्र को भेदने लगा। उनकी पकड़ मजबूत थी और निंदिया जानती थी कि वह स्वयं को छुड़ा नहीं पाएगी। उसे यकायक याद आई सुषमा की बात। प्रोस्टिट्यूट्स के तो दोनों हाथों में घी होते होंगे, मजा का मजा और साथ में पैसे। कितनी नासमझ है सुषमा। आंखें और ओठ बीचे वह पूरे प्रयत्न में लगी थी कि कहीं उसे उबकाई ना आ जाए। न जाने वेश्याएं कैसे सह पाती हैं ऐसे गंदे और असंवेदनशील लोग। निंदिया बोली, तुम्हें क्या चाहिए?
उसकी छातियां दबाते हुए वह उसके कान में फुसफुसाए, आस्क मी एनीथिंग डार्लिंग। उनके बाद निंदिया के बदन पर उसके हाथ फिसलते हुए जांघों तक आ पहुंचे। ऐसे वादों की निरर्थकता से वह भली भांति परिचित थी। दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो दूसरों की मजबूरियों पर जीते हैं और दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। वितृष्णा के मारे वह शिथिल हो गई, अपने शरीर से चिपके बड़े साहब के बदन से भी संवेदनहीन। सहसा उसे तिलचट्टे की याद आई जिसे उसने नाली में बहा दिया था। जानते बूझते जो हो रहा है सही नहीं है, निंदिया उसे होने दे रही है। वह भी उतनी ही गलत है जितना कि बड़े साहब। रुकना या रोकना दोनों उसके हाथ में है किंतु ना तो उसे स्वयं पर अपने पर नियंत्रण है और ना ही वह उन्हें रोक पा रही है। नफरत उसे उन पर कम अपने पे अधिक हो आई। उसका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा, उसके अंग प्रत्यंग उसके आदेश का पालन क्यों नहीं कर पा रहे। क्या सही निर्णय लेना है, उस पर अमल करना सिर्फ कमजोरों की ही जिम्मेदारी है। सजा भी तो ताकतवर ही दे सकता है। शायद उस अंग्रेज गृह स्वामी के विपक्ष में जज का फैसला सही था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यकायक निंदिया को अंग्रेजी की कहावत याद आ गई, द वन दैट टर्न इट्स हिट्स। उसकी मुट्ठियां बंध गईं और एक कातिलाना विचार उसके मस्तिष्क में उछला। ठंडे पानी की टूटी क्योंकि बंद थी, नल सिर्फ खौलता पानी उबल रहा था, रगों में उबलते उसके खून की मानिंद। जैसे ही उन्होंने निंदिया के पेटीकोट को ऊपर उठाया, वह फुर्ती से पलटी और उबलते पानी की धार ठीक उनकी टांगों के बीच छोड़ दी। चिंघाड़ते हुए बाहर भागे, यू स्टूपिड बिच, यू ब्लडी होर, आई विल थ्रो यू आउट। आदि मुर्गे की कलगी से लटके हुए अपने शरीर के निचले भाग को संभाले और गंदी गंदी गालियां बकते बड़े साहब कमरे के गोल गोल चक्कर लगा रहे थे। बहुत सह लिया, बस अब निंदिया और नहीं सहेगी किसी की जातियां। कह देगी कि उसने अपने बचाव में ही बड़े साहब को घायल किया था। अगर जज ने कहा कि उसे उन्हें इतना घायल करने की क्या आवश्यकता थी, तो वह कह देगी यदि वह उनके किसी और अंग पर गर्म पानी डालती तो बड़े साहब उस पर आसानी से काबू पा लेते। रूपा सुनती तो खुश हो जाती। नौकरी जाती है तो जाए, सब्जी की दुकान पर काम कर लेगी, वेट्रेस बन जाएगी या वापस भारत चली जाएगी। बड़े साहब की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वे कोर्ट में निंदिया पर मुकदमा दायर कर पाए। कोई उल्टा सीधा बहाना बनाकर उसे नौकरी से निकाला भर जा सकता है। यदि बड़े साहब ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई भी तो उन्हीं की खिल्ली उड़ेगी। स्वागती और अन्य कर्मचारियों की ओर से निंदिया ने स्वाभिमान से पलटकर देखा कि जैसे वह कह रही हो कि उनके होटल में हो रहे दुराचार में कम से कम वह शामिल नहीं है। अस्त व्यस्त साड़ी संभालती हुई निंदिया सीधे कार में आकर बैठ गई। की होया मैडम, लाल सिंह ने अंदाजा लगा ही लिया था। तुम मुझे बताओ, मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। हमारी मांगे नामंजूर हो गई। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उसके मुंह ताजा खून लग जाए तो। मन में आया कि कह दे कि अब उसका खून ताजा कहाँ रहा, किंतु कुछ सोच में रुक गई। ताजा या बासी, उसे इतना तो हक होना ही चाहिए कि किसे पिलाए वह अपना खून। लाल सिंह, जरा मुझे घर छोड़ दोगे? एक क्षण के लिए लगा कि लाल सिंह मना कर देगा, किंतु मुस्कुराकर वह बोला, यस मैडम, वेयर एवर यू से। निंदिया कार में आराम से फैलकर बैठ गई। उसका दिल संभल कर सीने में वापस आ टिका और अन्य बागी अंग भी शरीर से वापस आ जुड़े। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।